नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो और इस आर्टिकल को लिखा गया है सुजान आर चिनोय के द्वारा, जो इंडिया के फॉर्मर एम्बेसडर हैं। देखो, इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो हज़ारों साल पुराने हैं। दोनों एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं और अभी फ़िलहाल के समय में दोनों के बीच ऑलमोस्ट 3400 किलोमीटर का बॉर्डर है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेके डिस्प्यूट भी है जो ऑलमोस्ट 70 साल पुराना है। और इस बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से कई बार बहुत सीरियस टेंशन्स पैदा हो जाती हैं इंडिया और चाइना के बीच। और इसी बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से 1962 में वार भी हुआ था इंडिया और चाइना के बीच। और इवन 2007 में भी इंडिया और चाइना की आर्मी आमने सामने आ गई थी डोकलाम में। लेकिन देखो, इतना ज़रूर है, अब इंडिया और चाइना रिलेशंस में काफ़ी मैच्योरिटी आई है पहले की अपेक्षाकृत। एग्जाम्पल के तौर पर जब देखो 1962 में वार हुआ था इंडिया और चाइना के बीच, तो वार के ऑलमोस्ट 14 ईयर्स तक एम्बेसडर लेवल पर भी बात नहीं होती थी इंडिया और चाइना के बीच। दोनों देशों ने अपने अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया था और एम्बेसडर लेवल पर भी बातचीत नहीं होती थी। और एम्बेसडर लेवल पर बातचीत फिर से स्टार्ट हुई वार के 14 ईयर्स के बाद। और जब देखो इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सपेरिमेंट किया 1998 में, तो भी काफ़ी टेंशन्स आ गई थी इंडिया और चाइना रिलेशंस में। लेकिन 2 साल के भीतर भीतर इंडिया और चाइना ने फिर से बातचीत स्टार्ट कर दी। अब आप देखिए 2017 में जब सीरियस टेंशन्स पैदा हो गई थी डोकलाम में, तो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ब्रिक्स का समिट उस समय ऑर्गेनाइज हुआ था और उसी समय भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के राष्ट्रपति ने आपस में मुलाकात कर ली थी और रिलेशंस फिर से पटरी पर आ गए थे। यूँ तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गए थे, लेकिन बातचीत स्टार्ट हो गई थी इंडिया और चाइना के बीच। मतलब सिंपल कहने का देखो ये है, पहले टेंशन्स पैदा होती थी इंडिया और चाइना के बीच, कई साल लग जाते थे फिर से बातचीत स्टार्ट करने में। लेकिन अब रिलेशंस में इतनी मैच्योरिटी तो आ चुकी है कि टेंशन्स होने के बाद कुछ ही दिनों में फिर से बातचीत स्टार्ट हो जाती है। अभी देखो, काफ़ी सारे इश्यूज़ पर डिफरेंसेस हैं इंडिया और चाइना के बीच। ये लिस्ट कंपाइल की है, आप देख सकते हो। सबसे पहला बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्से पर चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के लोगों को स्टेपल्ड वीज़ा दिया जाता है चाइना के द्वारा, क्योंकि चाइना का ये कहना है अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के जो लोग हैं वो चाइना के नागरिक हैं, इसलिए उनको अलग से वीज़ा देने की आवश्यकता नहीं है, स्टेपल वीज़ा हम देंगे। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, दलाई लामा इंडिया में रहते हैं, इसको लेके चाइना हमेशा कंसर्न रहता है। चाइना को लगता है कि तिब्बत में इंसर्जेंसी को हवा देते हैं दलाई लामा और दलाई लामा को सपोर्ट दिया जाता है इंडिया के द्वारा, ये गलत है। नेक्स्ट पॉइंट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। इंडिया का कहना है इस इनिशिएटिव में ट्रांसपेरेंसी नहीं है और हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं वो चाइना के डेट ट्रैप में फंस सकते हैं इस इनिशिएटिव की वजह से। वैसे इसी इनिशिएटिव का पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है वो पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जो इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है। चाइना ने इंडिया से कंसल्ट किए बिना इस कॉरिडोर पर काम स्टार्ट कर दिया है और इंडिया का कहना है ये हमारी सॉवरेनिटी का उल्लंघन है। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। देखो, इंडियन ओशन रीजन में और आसपास के देशों में चाइना पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, जैसे श्रीलंका का हम्बनतोटा पोर्ट, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट और म्यांमार का सीतवे पोर्ट। समय आने पर इन सभी पोर्ट्स का मिलिट्रीली भी चाइना इस्तेमाल कर सकता है इंडिया को घेरने के लिए, तो इंडिया इसको लेके कंसर्न्ड है। नेक्स्ट, एनएसजी में इंडिया को मेंबरशिप नहीं लेने दे रहा है चाइना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग। इसमें देखो 4 देश शामिल हैं, कौन कौन से? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। चाइना का कंसर्न ये है, ये चारों देश एक साथ आए हैं चाइना को घेरने के लिए।
उसके बाद भूटान एंड नेपाल का पॉइंट। चाइना का ये दावा रहता है कि भूटान और नेपाल चाइना के साथ दोस्ती अच्छी बनाना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल देखो भूटान और चाइना के बीच तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं हैं। चाइना का ये आरोप है इंडिया भूटान को चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने से रोक रहा है। उसके बाद रिवर वाटर डिस्प्यूट, ब्रह्मपुत्र रिवर जिसका नाम सांगपो रिवर है चाइना में, वहाँ पर उस रिवर के ऊपर चाइना डैम्स इस्टेब्लिश कर रहा है और ऐसे भी आरोप लगते हैं कि कुछ पानी चाइना के द्वारा डाइवर्ट किया जाएगा अपने वाटर डेफिसिट रीजन में। इससे ब्रह्मपुत्र रिवर जो इंडिया में आती है उस रिवर में पानी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। और भी काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं इंडिया के इस इशू को लेके। उसके बाद नेक्स्ट डिस्प्यूट है ट्रेड इम्बैलेंस। इंडिया और चाइना के बीच फ़िलहाल देखो ट्रेड तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन इंडिया की तरफ से $50 बिलियन से ज़्यादा का डेफिसिट है। यानी इंडिया चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। इंडिया का कंसर्न ये है चाइना अपनी मार्केट को ओपन नहीं करता इंडिया की वेरियस कमोडिटीज़ के लिए। तो इस प्रकार से हमने जाना कौन कौन से इश्यूज़ को लेके फ़िलहाल डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच। देखो जब वुहान समिट ऑर्गेनाइज हुआ था अप्रैल 2018 में, उस समिट के बाद टेंशन्स कम हुई थी इंडिया और चाइना के बीच। समिट के बाद चाइना ने हमें थोड़ी और ज़्यादा मार्केट एक्सेस दी, जिससे $53 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया और चाइना के बीच वो थोड़ा सा कम हुआ। WTO नेगोशिएशंस को लेके भी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन देखने को मिला इंडिया और चाइना के बीच। इसके अलावा आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज, इन इश्यूज़ पर भी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन देखने को मिला इंडिया और चाइना के बीच वुहान समिट के बाद। नेक्स्ट पॉइंट, जब देखो भारत के पुलवामा में टेरर अटैक हुआ तो चाइना ने बाकी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स की तरह इस टेरर अटैक को क्रिटिसाइज़ किया और अपनी पॉलिसी को भी रिवर्स कर लिया। इससे पहले चाइना हर बार जब भी रेजोल्यूशन आता था, जैसे मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने का, चाइना अपनी वीटो का इस्तेमाल कर लेता था। लेकिन पुलवामा अटैक के बाद चाइना ने ऐसा नहीं किया। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला कि वुहान स्पिरिट को फॉलो किया जा रहा है इंडिया और चाइना के द्वारा, इसी वजह से जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। लेकिन देखो एक नया फेस आता है इंडिया और चाइना रिलेशंस में जब भारत में जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस चेंज होता है। आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव बनाया जाता है। चाइना इस डिसीजन का विरोध करता है, ना सिर्फ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में बल्कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मंच से भी चाइना इंडिया के इस डिसीजन का विरोध करता है। और देखो इससे भी ज़्यादा अब सेकंड इनफॉर्मल समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है आज से, यानी 11 अक्टूबर से तमिलनाडु के मामल्लापुरम में। इससे ठीक पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाइना की यात्रा पर गए और चाइना ने काफ़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दी। चाइना ने कहा कि हम कश्मीर को वाच कर रहे हैं और कश्मीर समस्या का निपटारा होना चाहिए UN चार्टर के हिसाब से। चाइना के ऐसी स्टेटमेंट जारी करने के बाद इंडिया ने भी तुरंत अपनी स्टेटमेंट जारी कर दी और बोला कि कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है और कोई दूसरा देश इस पर ना बोले। इसके अलावा देखो इस समिट से ठीक पहले अरुणाचल प्रदेश में एक मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई जिसको लेके चाइना के कंसर्न्स हैं और क्वाड ग्रुप जिसमें 4 देश शामिल हैं और चाइना का ये मानना है ये ग्रुप चाइना को कंटेन करने के लिए बना है। इस ग्रुप के फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मीटिंग हुई जिसको लेके चाइना के कंसर्न्स हैं। तो ये तो देखो सीधा सीधा आप कह सकते हो नेगेटिव सिग्नल है इंडिया और चाइना रिलेशंस में। अब देखो इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें आज से स्टार्ट होने वाले मामल्लापुरम समिट में दोनों देशों के लीडर्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए, राइटर कुछ और पॉइंट्स भी देते हैं। राइटर कहते हैं चाइनीज़ इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है और बहुत ही टफ कंपटीशन देखने को मिल रहा है चाइना और USA के बीच, ना सिर्फ ट्रेड रिलेशंस में बल्कि दूसरे डोमेन्स में भी। इससे अनसर्टेनिटी जो है यानी अनिश्चितता जो है वो इंडिया चाइना रिलेशंस में भी और ज़्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखो चाइना ये चाहता है हम US को रिप्लेस करके सुपर पावर बन जाएं और अभी फ़िलहाल चाइना इस बात पर तो पूरा कॉन्फिडेंट है कि एशिया में हमारा डंका बजना चाहिए, एशिया में जो कुछ हो वो हम डिसाइड करें, यानी चाइना सेंट्रिक ऑर्डर होना चाहिए एशिया में।
लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इस पॉइंट से कंफर्टेबल नहीं हैं। जैसे हाल ही में इसी हफ्ते बेलारूस में एक मिन्स्क डायलॉग फोरम आयोजित हुआ। इस डायलॉग फोरम में बहुत सारे स्पीकर्स ने ये बोला, यूरोपियन यूनियन, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के बीच कोऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ कुछ स्पीकर्स ने कंसर्न जाहिर किए। उन्होंने कहा, चाइना के द्वारा इन्वायरमेंटल और लेबर रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है। चाइना ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो नहीं करता है, उन्हें इग्नोर कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये देते हैं, चाइना का ये तर्क कि कश्मीर समस्या का समाधान होना चाहिए यूएन चार्टर की सहायता से, ये बिल्कुल बेतुका है। क्योंकि देखो 1963 में चाइना और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था और कश्मीर की कुछ टेरिटरी, ये देखो, ये जो सक्सम वैली है ना, ये 1963 से पहले पाकिस्तान के पास थी, लेकिन 1963 के एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान ने इस टेरिटरी को चाइना को दे दिया। तो अब देखो ये यूएन चार्टर का उल्लंघन है, यानी ऑलरेडी स्टेटस को चेंज हो चुका है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, वहाँ पर पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से बहुत सारे लोग आकर बस चुके हैं। इवन देखो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी यूएन चार्टर की स्पिरिट के अगेंस्ट है। तो फिर चाइना ऐसा कैसे बोल सकता है कि कश्मीर समस्या का जो समाधान है वो यूएन चार्टर के अनुसार होना चाहिए? ऑलरेडी आपने स्टेटस को चेंज कर दिया है। और देखो वैसे इससे भी ज़्यादा चाइना ने जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे एरिया पर ऑलरेडी कब्जा किया हुआ है। यहाँ पर देखो अक्साई चिन, ये एरिया ऑलमोस्ट 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है जो अभी चाइना के पास है। और सक्सम वैली का एरिया, सक्सम वैली जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दी थी 1963 में, उसका एरिया है 5,180 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। और देखो जब सक्सम वैली दी गई थी पाकिस्तान के द्वारा चाइना को 1963 के एग्रीमेंट के तहत, उसी एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 में ये लिखा हुआ है कि सेटलमेंट जो है वो एक इंटरिम अरेंजमेंट है, और जब कश्मीर इशू सेटल हो जाता है तो कंसर्न सोवरेन अथॉरिटी के साथ चाइना फिर से नेगोशिएशंस को रीओपन करेगा। मतलब साफ है, कश्मीर के ऊपर चाइना का फिलहाल जो स्टैंड है वो लॉजिकल नहीं है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, मामल्लापुरम समिट जो आज से स्टार्ट हो रहा है, ये एक बार फिर से मौका प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी देता है दोनों देशों के लीडर्स को इंडिया चाइना रिलेशंस को फिर से रीसेट करने का और जो डिफरेंसेस हैं उनको एड्रेस करने का। इससे पहले जो पहला इनफॉर्मल समिट ऑर्गेनाइज हुआ था अप्रैल 2018 में, वो वुहान में हुआ था। वुहान की सिग्निफिकेंस देखो इसलिए थी क्योंकि माओ ने यहाँ पर यांगजे रिवर में डुबकी लगाई थी, और आज के समय में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत चाइना की जो कनेक्टिविटी है यूरोप के साथ, जो रूट है कनेक्टिविटी प्रदान करता है चाइना और यूरोप के बीच, रूट में ये सिटी पड़ता है वुहान। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है वुहान की। और अब जो सेकंड इनफॉर्मल समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है मामल्लापुरम में, इसकी सिग्निफिकेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये इंडिया की सॉफ्ट पावर को रिप्रेजेंट करता है। इस सिटी को रूल किया गया था पल्लव डायनेस्टी के द्वारा, और जब पल्लव डायनेस्टी सिटी को रूल कर रही थी उस समय चाइना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करता था, तिब्बत काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। तो चाइना के रूलर्स पल्लव डायनेस्टी के पास आए थे और मदद की गुहार लगाई थी कि तिब्बत के अगेंस्ट आप हमारी हेल्प कीजिए। लेकिन आज आपको पता है सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। तिब्बत को चाइना हड़प चुका है, अपने में शामिल कर चुका है। इवन देखो मामल्लापुरम की सिग्निफिकेंस इसलिए भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 2000 साल पहले बोधिधर्मा जिन्होंने चाइना के हेनान प्रोविंस में एक मोनेस्ट्री इस्टेब्लिश की थी मेडिटेशन की, नाम था ध्यान स्कूल ऑफ मेडिटेशन। मोनेस्ट्री का नाम था सेलुइन मोनेस्ट्री। वो बोधिधर्मा इसी रीजन के रहने वाले थे। अब क्वेश्चन ये उठता है, आज से स्टार्ट होने वाले मामल्लापुरम समिट में इंडिया और चाइना के लीडर्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए? दोनों लीडर्स की अप्रोच ये होनी चाहिए, ये इंश्योर करना कि इंडिया और चाइना के बीच
रिलेशंस स्टेबल रहें। कंपटीशन तो हो दोनों देशों के बीच, लेकिन वो कन्फ्लिक्ट में ना बदलें। डिफरेंसेस हों दोनों देशों के बीच बेशक, लेकिन वो डिस्प्यूट में ना बदलें। क्योंकि देखो, ये दोनों देशों के लोगों के हित में है कि इंडिया और चाइना के बीच कोऑपरेशन हो विभिन्न लेवल्स पर और ट्रस्ट पैदा हो दोनों देशों के बीच। तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए ये सब ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए? स्टेप्स देखो ये लेने की आवश्यकता है। एक तो जब इंडिया और चाइना आपस में बातचीत करें तो थर्ड पार्टी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। जैसे इंडिया के साथ रिलेशंस मेंटेन करते वक्त चाइना बार बार पाकिस्तान को कंसीडर करता है, तो इससे रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो आगे नहीं बढ़ पाते। नेक्स्ट स्टेप देखो, दोनों देशों की मीडिया का जो कवरेज है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इंडिया के लोगों के काफ़ी सारे मिथ्स हैं चाइना के बारे में, वो दूर हो सकते हैं, और चाइना के लोगों में भी काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं इंडिया के बारे में, वो भी दूर हो सकती हैं। नेक्स्ट स्टेप, एक्सचेंजेस और कोऑपरेशन जो है इंडिया और चाइना के बीच विभिन्न लेवल्स पर वो बढ़ना चाहिए, स्पेशली यूथ के बीच। नेक्स्ट स्टेप, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन्हेंस करने की आवश्यकता है दोनों देशों की आर्म्ड फोर्सेस के बीच, ताकि बार बार बॉर्डर के विभिन्न पॉइंट्स पर दोनों देशों की आर्मी जो आमने सामने आ जाती है, ऐसा ना हो। नेक्स्ट स्टेप ये लिया जा सकता है, अभी देखो $58 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया की साइड से, और चाइना की साइड से ट्रेड सरप्लस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए स्टेप्स लिए जा सकते हैं। और लास्ट में राइटर के द्वारा ये बोला जाता है, हमारे आस पड़ोस के देशों में यानी साउथ एशिया में चाइना की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। चाइना काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहा है जिसको लेके इंडिया कंसर्न्ड है। तो चाइना क्या कर सकता है, ट्रांसपेरेंसी ला सकता है ताकि इंडिया सस्पिशियस ना रहे, इंडिया के डाउट्स जो हैं वो एड्रेस हो जाएं। जैसे देखो, इंडिया का एक डाउट ये है, हमारे आस पड़ोस में चाइना जो विभिन्न पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, फ्यूचर में चाइना उन पोर्ट्स को मिलिट्रीली भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी मिलिट्री पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए चाइना के द्वारा जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं हमारे आस पड़ोस के देशों में। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर के द्वारा ये कहा जाता है, देखो चाइना ये चाहता है वर्ल्ड चाइना के राइज को एकोमोडेट करे, मतलब वर्ल्ड अब ये रिकॉग्नाइज कर ले कि चाइना का राइज हो चुका है। और काफ़ी सारे इश्यूज़ पर चाइना के कंसर्न्स हैं, जैसे तिब्बत, जिंगजियांग, ताइवान, हांगकांग। वर्ल्ड के जो दूसरे देश हैं वो चाइना के इन कंसर्न्स का सम्मान करें, लेकिन इसके साथ साथ चाइना को ये भी रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है, इंडिया भी अब तेज़ी से राइज कर रहा है। इंडिया के भी अपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी संबंधित कंसर्न्स हैं, इंडिया के भी सोवरेनिटी संबंधित कंसर्न्स हैं जिनको चाइना को रिकॉग्नाइज करना होगा। चाइना कश्मीर के बारे में बोलता है तो चाइना को ये भी स्वीकार करना चाहिए कि फ्यूचर में इंडिया भी हांगकांग के बारे में बोल सकता है। देखो, दोनों इंडिया और चाइना एक दूसरे को कंटेन नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के राइज को नहीं रोक सकते हैं। दोनों फ्यूचर में राइज करेंगे ही करेंगे। बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये आज से जो मामल्लापुरम समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है, इस समिट में दोनों देशों के लीडर्स किस प्रकार के डिसीजन लेते हैं। तो ये हमने पूरा इशू डिटेल से डिस्कस किया, इंडिया एंड चाइना रिलेशंस से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।